आने वाले समय में ऐसे प्रोजेक्ट भारत की सूरत को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई सीरीज को शुरू करेंगे। भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनाने का मिशन शुरू होता है। न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। आपके 8 बज गए। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज की बड़ी खबरों की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, उनमें से एक हरियाणा भी है। हरियाणा में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो वो कांग्रेस पर जमकर हमलावर नजर आए। किस प्रकार की सियासी हलचल बढ़ गई है हरियाणा में, इस खबर पे आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर बिहार से आज कौन सी ऐसी खबर आई जिसकी वजह से पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिताजी की आज हत्या की खबर जब आई दरभंगा से, तो उसके बाद में राज्य में सियासत गर्मा गई है। तमाम विपक्षी दलों ने राज्य की सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर घेरा है और उसके बाद से सरकार दावा कर रही है कि बहुत जल्द ही जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही बताएंगे खबर आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किन फैसलों की वजह से बड़े तबके को आज उत्तर प्रदेश में एक राहत की खबर निकल के आई है। इसके अलावा दिखाएंगे देश में बारिश और बाढ़ की वजह से क्या है इस वक्त के हालात। होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने के कांग्रेसी मंसूबे को नहीं होने दिया जाएगा कामयाब। कांग्रेस नेताओं ने भी किया पलटवार। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतम सहनी की हत्या के मामले में विशेष जांच दल ने कार्रवाई की तेज। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। मुकेश सहनी की गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई बात। हर संभव मदद का मिला आश्वासन। घर तोड़े जाने की भ्रामक खबरों से परेशान लोगों को योगी सरकार से मिली बड़ी राहत। लखनऊ के पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर और रहीम नगर में नहीं तोड़े जाएंगे वैध घर। फैसलों का लोगों ने किया जश्न मनाकर स्वागत। कहा, योगी हैं तो यकीन है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक अन्य फैसले के शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी से मिली फिलहाल के लिए राहत। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 346 वस्तुओं की 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की अधिसूचित हुई जारी। पिछले 3 वर्षों में 12,300 से अधिक वस्तुओं का किया गया स्वदेशीकरण। डीपीएसयू ने घरेलू विक्रेताओं को 7,572 करोड़ रुपए के दिए ऑर्डर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा मुठभेड़ में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 4 जवानों को श्रद्धांजलि की अर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घटना पर दुख जताया। भाजपा ने कहा, आतंक फैलाने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। भारत ने मॉरिशस की प्रगति और समृद्धि को निरंतर समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा। तेईस जुलाई को पेश होने वाले आम बजट के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में हलवा समारोह का हुआ आयोजन। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान किया व्यक्त। कई जगह बाढ़ से हालात हुए बेकाबू। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आए। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। लोकसभा चुनाव की गर्माहट अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हो पाई, लेकिन उससे पहले हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती दिखाई पड़ रही हैं।
17 दिन के अंदर दूसरी बार हरियाणा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग का विरोधी बताया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी वो हमलावर नजर आए। गृह मंत्री ने डबल इंजन की सरकार द्वारा हरियाणा में किए गए कामों को गिनाया तो कांग्रेस से हिसाब भी मांगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब थोड़ा समय ही बचा है। उससे पहले हरियाणा में सियासी पारा गरमाने लगा है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समुदाय को दे दिया है। कांग्रेस हरियाणा में भी यही करना चाहती है। भाजपा उसे ऐसा नहीं करने देगी। कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। बीसी के हक की हम संरक्षण करें। महेंद्रगढ़ जिले में बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा किया और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार ने 10 वर्षों में हरियाणा के लिए जो काम किया है उसका वो हिसाब लेकर आए हैं, लेकिन कांग्रेस अपना हिसाब देने की बजाय भाजपा से हिसाब मांग रही है। अमित शाह ने राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य की बेहतरी के लिए बड़े फैसले लिए हैं। आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। जहां बीजेपी ने चुनाव से पहले तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं कांग्रेस में भी हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की अगली सरकार बनने का दावा किया। सरकार ने क्या किया, हरियाणा के लोग जवाब मांग गए। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, इस 10 साल में प्रदेश को कहां पहुंचाया इन्होंने। तो ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, यही लोगों तक पहुंचानी है। और हम पार्टी मैनिफेस्टो तैयार करेगी, 3 पॉइंट से है कि क्या क्या लोगों की भावना क्या है। जनता का मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, कमरे बैठ के मैनिफेस्टो तैयार नहीं करेंगे, जनता की भावना के अनुसार तैयार करेंगे और जो संकल्प हमने लिए हैं वो घर घर तक पहुंचेगा। लोकसभा चुनाव को अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य में सबसे बड़ा सियासी दल भाजपा और कांग्रेस है, लेकिन कई अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल भी हरियाणा की सियासत में दखल रखते हैं। महेंद्रगढ़ से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हरियाणा की सियासत को किस प्रकार से लगातार तेज हो रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले कुछ और खबर आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम इस खबर पर वापस लौटेंगे और चर्चा करेंगे। बात बिहार की करते हैं। बिहार के दरभंगा से आज सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या की घटना से बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गरमा गई है। इस घटना के बाद जहां विपक्षी दल राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो सरकार ने दावा किया है कि जल्द ही गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरे और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्ममता से हत्या कई सवालिया निशान लगाते हैं। इस जघन्य कांड को दरभंगा के अफलजा पंचायत स्थित सुपौल बाजार में उनके घर पर अंजाम दिया गया। उनका क्षत विक्षत शव घर से बरामद किया गया। मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। पुलिस ने शक जाहिर किया है कि घटना को रात में अंजाम दिया गया
और एफएसएल की टीम सभी पहलुओं पर इसकी जांच कर रही है। एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि उनके गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात हुई है। उन्होंने बताया कि सभी ने उन्हें आश्वस्त किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिहार सरकार ने दोषियों की पहचान करने और मामले की जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। विपक्ष ने घटनाक्रम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने घटना की निंदा करते हुए बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बिहार में जंगल राज आने की बात कही। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। बताया जा रहा है कि दरभंगा स्थित मुकेश सहनी के घर में उनके पिता जीतन सहनी घर पर अकेले रहते थे। मंगलवार की सुबह एक फूल देने वाले ने सबसे पहले उनके शव को देखा। इसके बाद आसपास के लोगों ने स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस के मुताबिक जीतन सहनी के शरीर पर चाकू या किसी धारदार हथियार से कई बार हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार की इस खबर के बाद अगली खबर अब उत्तर प्रदेश से लेते हैं। बीते 1 महीने से अपने सपनों के घर को तोड़े जाने की भ्रामक खबरों से परेशान लखनऊ के पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर और रहीम नगर क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास पर पहुंचे प्रभावित परिवारों के भय और भ्रम का समाधान राज्य सरकार ने कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहां रह रहे लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं सरकार ने कहा है कि संबंधित प्रकरण में एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के बाढ़ वाली जगहों की पहचान की गई है। इसमें निजी भूमि भी शामिल है, लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की ना तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और ना ही कोई प्रस्ताव है। सरकार ने कहा है कि निजी भूमि में बने भवनों के ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि फ्लड प्लेन जोन की पहचान के दौरान भवन निर्माणों पर लगाए गए संकेतों से आम जन में भय और भ्रम फैला है। इसका कोई औचित्य नहीं था और इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में साफ सफाई व जन सुविधाओं के विकास के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल क्षेत्र में विजिट करें, लोगों से मिलें और उनका भय और भ्रम दूर किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का लोगों ने जश्न मनाकर स्वागत किया है। मुख्यमंत्री से मिलकर प्रभावित परिवारों के चेहरे खिल गए। समस्या का तत्काल समाधान होने से उनका कहना है कि योगी है तो यकीन है। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश की एक खबर थी, क्योंकि कई लखनऊ के ऐसे इलाके थे जहां पर कई सर्वे के बीच में मकानों पे क्रॉस का निशान लगाया गया था। उसकी वजह से कई जो इलाके थे वहां पे लोगों में भ्रम था कि क्या ये हमारे मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। ऐसे तमाम जगहों के लोगों का आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई तो उस भ्रम को दूर किया गया कि ऐसा कोई विचार योग्य कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जिसकी वजह से उनके घरों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की इस खबर के बाद हम उस खबर पर वापस लौटते हैं जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया था, जो कि हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई है। इस खबर पे हम करेंगे चर्चा और इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी। हरियाणा में
शाह का कांग्रेस पर प्रहार, क्योंकि अमित शाह आज पहुंचे थे और उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस पर प्रहार किया है और लगातार उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है, लगातार तीसरी बार। इस विषय पे बात करने के लिए 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा डॉक्टर विनीत पुनिया, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। आप दोनों का फिलहाल स्वागत है। सिद्धार्थ जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आज अमित शाह पहुंचे और उसके बाद में एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनाव, जिसमें कमोबेश लगभग 100 दिन के आसपास का वक्त है, ऐसा माना जा सकता है, उस लिहाज से उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे तो बराबर की टक्कर दिखा रहे हैं। देखिए, हरियाणा में जो 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें जिस प्रकार के मूलभूत परिवर्तन हरियाणा में विकास के कार्यों को लेकर के और हरियाणा की राजनीति में आए, आज हरियाणा का एक एक व्यक्ति उन विकास कार्यों के आधार पर कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको पुनः चाहिए। जहां पर पिछड़े वर्ग को, शोषित वर्ग को बढ़ाने का काम 10 सालों में किया गया, उनके हिस्से की नौकरियों को छीन करके कैसे अपने चहेतों में बांट दिया जाता था, आज देश की जनता, प्रदेश की जनता हुड्डा सरकार से, हुड्डा साहब से उन चीजों का हिसाब मांग रही। कांग्रेस में जो आपसी कलह है वो तो देश के सामने है ही, पर प्रदेश की जनता उस दौर में नहीं लौटना चाहती जहां पर रोहतक की सरकार जो चला करती थी, नाम था रोहतक का, पर रोहतक तक का विकास नहीं होता। पैसे को लूट खसोट की सरकार में चलाना, नौकरियों को छीन करके बांट देना, ये जो एक प्रकार का माहौल बना दिया गया था, आज प्रदेश की जनता को उससे राहत मिली है और एक सबको साथ लेकर के चलने वाली सरकार 10 साल में भारतीय जनता पार्टी दे पाई है। चुनाव हमारे सामने है, चुनावों का आगाज हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को विश्वास है कि तीसरी बार पुनः भाजपा अपनी एक मजबूत सरकार प्रदेश को देने जा रही है। जी विनीत जी, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि साहब वो अपने काम और रिपोर्ट कार्ड के आधार पे जनता के बीच मौजूद है और आपके पूर्ववर्ती 10 वर्षों को समय जो हुए कुछ वो काम है उसका वो लेखा जोखा मांग रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक अभियान चला रहे हैं कि हरियाणा मांगे बीजेपी सरकार से हिसाब। तो किस तरीके से ये हिसाब बनाम हिसाब रहेगा? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी हार मान ली है, लगता है मुझे। अगर उन्होंने हार नहीं मानी होती तो आज वो कांग्रेस का जो शासन 10 साल पहले था उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे होते, अपनी उपलब्धियों की चर्चा कर रहे होते। लेकिन क्या करें, उनके पास कुछ बताने को है ही नहीं। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने कोई भी एक उपलब्धि हासिल नहीं की है। अगर मैं बोलूं कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को कुछ भी नहीं दिया 10 साल में, जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में वोट मांग पाए। और मैं बात बोलूं कि हरियाणा की सरकार की, तो हरियाणा में भी जो सरकार है उसकी भी कोई उपलब्धि नहीं है। और ऐसी हालत है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव प्रचार करके, सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार करके, सिर्फ और सिर्फ समाज को बांट करके, सिर्फ और सिर्फ धर्म मजहब को आपस में बांट करके ऐसी चीजों पर उतारे हुए हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं 10 साल पहले जिन स्कीम्स का, जो प्रोजेक्ट्स, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हरियाणा को मिले थे, आज भी वो पूरे नहीं हुए, पूरे ही नहीं हुए, शुरू भी नहीं हुए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपलब्धि नहीं है। पिछले 10 साल में उपलब्धि के नाम पर 0। और हरियाणा की सरकार जो रही भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लोग निराश हैं। आज अमित शाह जी ने जिन 3 चीजों का जिक्र किया, मैं उस पर आना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि पहलवान, उन्होंने बोला किसान, उन्होंने बोला जो भी चीजें, किसान और जवान। किसान, आज भी हालत यह है, हरियाणा की सरकार ने सड़कें रोक रखी हैं। हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि क्यों रोका हुआ है। आज भी टिल दिस डे, आज भी हरियाणा की सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद वो सड़कें रोक रखी हैं। दूसरी जो जवान की बात है, जवान को जो पीड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई है, शायद ही किसी ने पहुंचाई हो। अग्निवीर बनाकर 25 साल 26 साल की उम्र में उनको रिटायर कर दिया जाता है। जी, मैं आ रहा हूं तीसरी आपके पास। जी, जी, एक तीसरी बात आपको बोलना चाहता हूं। जो खिलाड़ियों की बात की, जो पहलवान की बात की, पहलवानों का कितना आपने सम्मान किया, उनको जूते तले रोदा गया, उनको सड़क पर आंदोलन करने पड़े।
हमारी ओलंपियन बेटियों को आंदोलन करना पड़ा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके इन आरोपों का जवाब सिद्धार्थ जी, क्योंकि वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि साहब आपने कोई उपलब्धि रही नहीं है और आप डबल इंजन सरकार की बात करते हैं और कहते हैं साहब बहुत बड़ी उपलब्धियां, उसका रिपोर्ट कार्ड, वो साफ तौर से उसको खारिज कर रहा है। सिद्धार्थ जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ऐसी ही बात है और इतना ही विश्वास कांग्रेस पार्टी को है, मैं बोलता हूं 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल हमारी सरकार रही, कोई भी पैमाना लेकर के आइए और जनता के बीच में जाइए, कोई भी पैमाना। देश भर में रोजगार को लेकर के हम सब जानते हैं कौन सा पैमाना सबसे ज्यादा अब सुनिए बात को सुनिए, देश में रोजगार को लेकर के एक बहुत झूठा नैरेटिव बनाया जा रहा है। हरियाणा सबसे बड़ा प्रमाण है कि कांग्रेस के शासन में क्या होता था। 10 साल के अंदर आप किसी के पास भी जाइए, बिना खर्ची पर्ची की सरकार, ये देश का जन जन बोलता है, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी हरियाणा में लग जाएगी, लोगों की कल्पना से अलग हो चुकी थी। क्योंकि हुड्डा साहब या तो खर्ची लिया करते थे या पर्ची लिया करते थे, अपने चहेतों में नौकरी बांटना, पैसा लेकर के नौकरी बांटना, ये हरियाणा में एक प्रथा हो चुकी थी, एक सेट प्रैक्टिस हो चुकी थी। उसको बदल करके गांव गांव में आज नौकरियां देने का काम किया। आज दक्षिण हरियाणा के अंदर 30 साल से जिन नहरें जो खुदी हुई थी, जिन नहरों में पानी नहीं आ पाया था, आज वहां पानी दौड़ने लगा। और यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि कोई सौगात नहीं, कोई बात नहीं। जाकर के जनता के बीच में पूछिए तो। और जिन जवानों की और किसानों की बात करने का काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एमएसपी अगर किसी के दौर में दी गई तो वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, हरियाणा के अंदर दी गई सबसे ज्यादा एमएसपी। ठीक है, आपके दौर में तो नहीं थी, आपके एमएसपी को दुगना कर दिया गया। देश के जवानों के लिए जहां सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं, उनको सबसे ज्यादा सहूलियत देने का काम किया तो भाजपा सरकार ने किया। तो मैं तो कहता हूं कोई पैमाना आप उठा लीजिए और ले आइए और उस पर बात हो जाएगी। ठीक है, आप दोनों लोगों के सिद्धार्थ जी, आप दोनों लोगों के दावे के बीच में वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी, आपको लगता है कि अब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच में हरियाणा में अब 10 साल बनाम 10 साल का जो लेखा जोखा चलेगा या फिर और प्रकार की सियासत देखने को मिलेगी? क्योंकि अब लगातार चीजें गैरअप होती दिखाई पड़ रही हैं मुद्दों को लेकर। बिल्कुल आर्यन जी, देखिए बहुत सारे मुद्दे नए आ गए हैं। 10 साल बनाम 10 साल तो इसलिए चल रहा है क्योंकि कांग्रेस ने 10 साल राज किया वहां पर और फिर भारतीय जनता पार्टी 10 साल रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है, पहली चुनौती तो थी कि 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें भी उसको एक बड़ा झटका लगा था कि वो पूरी बहुमत के साथ नहीं आई थी, फिर जेजेपी के साथ चले गए। और दूसरे मौका आया कि जब अभी 2024 के लोकसभा चुनाव आए तो उसमें 5-5 सीटें वो हो गई, तो वो एक बड़ा झटका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस परेशानी को, उस कमजोरी को पहचाना शायद, और जो मुख्यमंत्री थे उसमें बदलाव किया चेहरे में। मनोहर लाल खट्टर साहब के बजाय नायब सिंह सैनी को वहां पर लेकर आए, नायब साहब को लेकर आए। और एक बात और समझने की, जो हम लोग हरियाणा को लेकर समझते हैं कि वो केवल जाट लैंड है, हरियाणा ऐसा नहीं है। जाट के अलावा वहां पर ओबीसी जो है वो 30% है, जाट 25% है। तो यदि ये एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी का कामयाब होता है तो 30% वो है और जो नॉन जाट है उन दोनों को मिलाकर जो खट्टर साहब के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो एक बड़ा प्रयोग उसके लिए सफल हो सकता है। अब नायब साहब कितना उसमें मदद कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस की जो लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई मुझे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से कम कांग्रेस के अंदर विद इन कांग्रेस लड़ाई है। क्या कांग्रेस अपनी लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई पहले जीत रही है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा। बिल्कुल विनीत जी, ये सवाल अपने आप में मौजूद इसलिए आज भी सही है क्योंकि हमने पहले कई बार देखा है यूपीए के समय में भी कि विदिन पार्टी कई प्रकार के पावर पिलर्स भी देखने को मिले हैं। दूसरी चीज जो आज आरोप गृह मंत्री ने आज हरियाणा में लगाया कांग्रेस के ऊपर, वो ये कि साहब किस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस ने ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को दिया, इस प्रकार की मंशा रखने वाली कांग्रेस को वो आने नहीं देंगे। ये सीधा आरोप आप पे लगाया गया आज। देखिए जी, ये अपने आप में ही हार मानने वाला आरोप है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों से कि जब वो गुटबाजी की बात करते हैं तो आज मुझे पता लगा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ नेता शिकायत करने आए हुए हैं मुख्यमंत्री जी की। क्या वो गुटबाजी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में जो होता है वो तो मोहब्बत होती है, वो तो चर्चा करने आते हैं, और जब हमारे नेता अगर कोई बात करते हैं तो उसको गुटबाजी की संज्ञा दी जाती है। मुझे लगता है कि ये दो डबल स्टैंडर्ड्स की राजनीति और पत्रकारिता भी बंद होनी चाहिए। मैं इसको साफ तौर पे कहना चाहता हूं। वो लोग भी चिंता में हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी चिंता में, बीजेपी के लीडर। विनीत जी, क्योंकि आज हम हरियाणा में बात कर रहे हैं तो हम यूपी पे भी आएंगे, समय सीमित है, थोड़ा सा हम हरियाणा के मुद्दे पे वापस आ रहा हूं। हरियाणा के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है, इसीलिए आज 10 साल सरकार में रहने के बाद आज वो सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने वाली बातें करते नजर आए। और मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी। और हरियाणा के लोग, मैं आपको पहले बोल के जा रहा हूं और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल के जा रहा हूं दूरदर्शन के ऊपर, आप नोट करके लिख लीजिएगा, 70 से 80 सीटें हरियाणा में कांग्रेस जीतने जा रही है। ठीक है, 90 में से 70 सीटें, क्योंकि वक्त कम है। सिद्धार्थ जी बहुत संक्षेप में वो 70 सीटों का दावा कर रहे हैं। आप तीसरी बार सरकार कैसे बनाएंगे? सिद्धार्थ जी छोटा जवाब। मैं 10 सेकंड में बता देता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है। कौन सी कांग्रेस हरियाणा की, ये बताइए। हुड्डा की कांग्रेस की, शैलजा की कांग्रेस, सिद्धार्थ जी आप अपनी पार्टी की चिंता कांग्रेस। अब जब शैलजा जी कहती हैं अभी चुनाव जीतने के बाद कि टिकटें गलत बांटी गई थी, नहीं तो हम तो और जीत सकते थे, खुला जो 2 दशक से 2 पार्टी जिले के अध्यक्ष ना बना सकती, जरा वो भी बता दीजिए, ना बना पाती, अनिल विज साहब क्या कहते हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब क्या कहते हैं, खड़ा हो पा रहा हो, उसको पूछना चाहिए कौन सी वाली कांग्रेस। तो आप जब उसको बता देंगे कौन सी वाली, तो उस पर बात की जाएगी। ठीक है, ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब हम लगातार चुनाव के बीच रहेंगे, तो ऐसे वाद विवाद और संवाद सुनने को मिलते रहेंगे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे बहुत मौके आएंगे इस प्रकार की बहस के लिए। चुनाव अभी सर पे आना बाकी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक, जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल शिक्षकों के लिए रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी के आदेश जारी किया गया था। शिक्षक संगठन की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा था। वहीं सरकार की ओर से डिजिटल हाजिरी को शैक्षणिक गुणवत्ता से जोड़कर पेश किया जा रहा है। हालांकि अब सरकार ने अपने फैसले पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय किया है। यूपी शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। विवाद का हल निकलने तक यह रोक जारी रहेगी। यूपी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले पर लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध चल रहा था। इस मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। इसके बाद इस पर रोक का निर्णय लिया गया। सरकार के इस फैसले का सभी शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है। कर्नाटक से अगली खबर को लेते हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन में अनियमितताएं हुई हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि सिद्धारमैया भी इस घोटाले में शामिल हैं। करंदलाजे ने कहा है कि कर्नाटक में अनुसूचित जाति और दलितों के विकास के लिए आवंटित धनराशि का भी दुरुपयोग किया गया है। कर्नाटक सरकार हाईकमांड का कांग्रेस पार्टी का ATM हो गया।
मुख्यमंत्री तेलंगाना इलेक्शन के लिए पैसा दिया है, वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यूज किया है। चंद्रशेखर पत्र लिखता है, आत्महत्या करने के पहले एक लेटर लिखता है, इसी में बोलता है दबाव डाल के 187 करोड़ रुपया यूनियन बैंक वसंत नगर से एमजी रोड को शिफ्ट किया है, उधर से बाहर भेजा। मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ऐसे 6 पेज का पत्र लिख के वो आत्महत्या करता है, वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ऑफिसर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता टीजे अब्राहम ने चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ एक्शन लिया जाए। Affidavit means I swear what I know, I am putting it here. The Election Commission has got the right, according to their own submission, their own notification, that they can move against him for filing a false complaint, false affidavit. If they don't do it, I will proceed to the court. और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों को दबोचने के लिए सघन तलाशी अभियान जारी है। इलाके में तलाशी अभियान को तेज करते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लगाया गया है। यहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी सहित 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीद जवानों को जम्मू में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान के दल ने कल रात धारी गोटे इलाके में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। इसी दौरान ये मुठभेड़ हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहादुर जवानों की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारतीय सैनिक आतंकवाद को समाप्त करने तथा क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख RR स्वैन का एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने पाट घाटी में आतंक को पनाह देने वालों को बेनकाब किया है। उन्होंने ये बात IIM जम्मू के ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है। पुलिस प्रमुख ने कहा है कि घाटी में तथाकथित मुख्यधारा या क्षेत्रीय राजनीति की वजह से ही पाकिस्तान नागरिक समाज में सभी महत्वपूर्ण हिस्सों में घुसपैठ करने में कामयाब रहा है। उन्होंने इन दलों की मारे गए आतंकियों के घर जाने और सार्वजनिक रूप से सहानुभूति जताने की नीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि जिन लोगों ने आतंकियों की भर्ती में मदद की और धन उपलब्ध कराए, ऐसे तथ्यों के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ एक्शन नहीं लेने दिया गया, जबकि वही आतंकवादियों और हुर्रियत के कृत्यों को धार्मिक और वैचारिक औचित्य प्रदान करती है। Aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Hurriyat. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुछ लोग लगातार जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करके वहां के हालात खराब करना चाहते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्वास जताया है कि सुरक्षा बल इसका मुंहतोड़ तरीके से जवाब देंगे। कुछ लोग हैं जो लगातार शांति को भंग करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के हालात खराब करना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सुरक्षा बल इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और अगली खबर कृषि से जुड़ी हुई। आज आईसीएआर की 56वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो उन्होंने वैज्ञानिकों से विस्तार से बातचीत की और किस प्रकार की तकनीकी प्रगति की जा रही कृषि के क्षेत्र में इस बात का विस्तार से उन्होंने जाना है। कृषि मंत्री ने वैज्ञानिकों से इस बात की अपील की है कि परंपरागत खेती के साथ में कैसे तकनीक को जोड़कर बेहतर उपज हासिल करके किसानों की जिंदगी में बेहतरी लाई जा सकती है। इस दिशा में तेज गति से प्रयास करने चाहिए ताकि देश के किसान या कहा जाए अन्नदाता और ज्यादा खुशहाल हो सके। किस प्रकार की आज पूरा इवेंट रहा, देखिए इस रिपोर्ट को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों और किसानों को जोड़ना आज की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और कृषि तकनीक किसानों तक पहुंचने से उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। इतने वैज्ञानिक हमारे पास हैं, आप दो वैज्ञानिक की टीम बनाइए और 731 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है उनमें भेजिए कम से कम 3 दिन के लिए उनको। जो वहां काम कर रहे हैं वो नहीं, बाहर से कृषि विज्ञान केंद्र के नहीं, और वो अध्ययन करे कृषि विज्ञान केंद्र का कहां गैप्स है, किसानों के बीच में भी जाए वहां भी चर्चा करे। ये कृषि विज्ञान केंद्र और किसानों को पूरी तरह से जोड़ना बहुत आवश्यक है, तभी आपके सारी रिसर्च और अनुसंधान किसान के खेत में जा पाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि हम चावल और गेहूं का बम्पर उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन दलहन उत्पादन बढ़ाकर हमें इसमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। हम चावल खूब पैदा कर रहे हैं, हम गेहूं खूब पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम दालें आयात कर रहे हैं। दालों की कमी है। अब इतना बड़ा वैज्ञानिक अमला हमारे पास है, हम दलहन का उत्पादन कैसे बढ़ाएं? इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि आईसीएआर ने 100 दिन का रोड मैप बनाया है। संस्थान द्वारा न केवल भारत सरकार के मार्गदर्शन में 100 दिन का रोड मैप बनाया गया है, बल्कि किसानों की आर्थिक तरक्की और उनके उन्नयन के लिए नए नए नवाचार और अन्य तरह के विकल्पों को आगे बढ़ाने का काम भी किया गया है। हिमांशु पाठक ने कहा कि कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा अनाज, तिलहन, चारा फसलों और गन्ने सहित 56 फसलों की 323 किस्में जारी की जा रही हैं। इन फसलों में 289 जलवायु अनुकूल किस्में और 27 जैव संवर्धित किस्में शामिल हैं। 100 दिन का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें 4-5 मुख्य बिंदु आपको मैं बताना चाहूँगा। एक जो है 1 वैरायटी 1 डे करके 100 वैरायटी इन 100 डेज, जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का कर कमलों से उसको विमोचन कराना चाहेंगे। फिर हमारा 100 डेज में 100 टेक्नोलॉजीज, 1 टेक्नोलॉजी 1 डे और 1 पब्लिकेशन 1 डे। एक बहुत ही
बहुत ही बढ़िया शोध पत्र जो है कि हम हर दिन पब्लिश करेंगे और 100 दिन में 100 शोध पत्र जो इंटरनेशनली रेपुटेड जर्नल्स है उसमें जो है कि हम पब्लिश करेंगे। ICAR के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल सहित ICAR के संस्थानों के वैज्ञानिक व प्रगतिशील किसान मौजूद थे। अनुज यादव के साथ OP यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद अगली खबर शिक्षा से जुड़ी हुई। उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पुस्तक लेखन पर आज नई दिल्ली में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय भाषा समिति ने मिलकर इस कार्यशाला का आयोजन किया। शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस दौरान 3 पहलों की भी शुरुआत की गई। अगले 5 साल के दौरान 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें उपलब्ध कराने के मकसद से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा बहुभाषा शब्दकोश की शुरुआत की गई, जिसके तहत देश में बन रहे सभी शब्दकोश को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। साथ ही भारतीय भाषा पारिस्थितिकी संरचना की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों का रियल टाइम अनुवाद संभव हो पाएगा। UGC चेयरमैन M जगदीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि देश के 13 नोडल विश्वविद्यालयों की मदद से जून 2025 तक 12 भाषाओं में 1800 पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस के दौरे पर हैं। उन्होंने पोर्ट लुई में प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से मुलाकात की है। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने उच्च प्रभाव वाली 12 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान कई समझौते भी हुए, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम अनुसंधान संस्थान का विकास, संस्कृत और भारतीय दर्शन के लिए ICCR चेयर का नवीनीकरण और भारतीय आप्रवासन अभिलेखागार का डिजिटलीकरण भी शामिल है। विदेश मंत्री ने भारतीय मूल के मॉरिशस के नागरिकों की 7वीं पीढ़ी को OCI कार्ड भी वितरित किए हैं। विदेश मंत्री ने मॉरिशस की आधुनिकता और प्रगति में भारतीय सहयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया है। Is truly proud to be a partner of Mauritius in your journey towards modernity and progress. At our meeting, we discussed various aspects of our bilateral ties, including the development partnership, defense and maritime cooperation, economic and trade ties, and people-to-people linkages. I reiterated India's consistent and continued support to Mauritius in its quest for progress and prosperity. After all, our ties with Mauritius benefits from 4 Indian priority foreign policy approaches. You are part of our neighborhood first policy. G7 समूह के व्यापार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने इटली गए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले से मुलाकात की है। विला सैन जियोवानी में हुई इस वार्ता में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और अधिक गति देने पर विचार विमर्श किया।
पीयूष गोयल ने यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष वॉल्डिस डोब्रोंस्की से भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर बातचीत की है। इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जारी वार्ता में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में आयात को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 346 वस्तुओं वाली 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची PIL अधिसूचित कर दी है। इसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट इकाइयां, स्पेयर, घटक और कच्चा माल शामिल है, जिसका आयात प्रतिस्थापन मूल्य 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह सामान केवल भारतीय उद्योग से खरीदा जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में 12,300 से अधिक वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया गया है। परिणाम स्वरूप रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने घरेलू विक्रेताओं को कुल 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर दिए हैं। कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश से जहां मौसम सुहावना हुआ है, तो वहीं बाढ़ के कारण लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तमिलनाडु में भी बहुत तेज वर्षा हो सकती है। मौसम कार्यालय ने अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और बात करें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, तो यहाँ लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से रोहिन नदी से होते हुए राप्ती नदी में पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गोरखपुर जनपद में 48 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। इन गाँव में 91 नावें लगाई गई हैं और लगभग 1881 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 60,235 की जनसंख्या भी इससे प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन के साथ NDRF, SDRF की टीमें बाढ़ क्षेत्र में राहत कार्य का काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों से राहत सामग्री का वितरण करवा रहा है। खतरे के निशान से करीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है, बट अब ये नदी स्टेबल हो गया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा लेवल रिसीड करेगा। टोटल जनपद में करीबन 48 गांव के आसपास प्रभावित हुआ है। अगर आप घाघरा और राप्ती नदी को देखेंगे तो सभी गांव में जो जितने प्रभावित गांव हैं वहां पे राशन वितरण, फूड पैकेट सभी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। रेगुलर बंधों की पेट्रोलिंग की जा रही है। जितने भी रेन कट्स हुए थे अराउंड 1 वीक पहले, उसको ठीक करा लिया गया है। और मतलब चूँकि अगर नेक्स्ट बार दोबारा अगर बारिश होता है तो उसके लिए हम लोग स्थिति में तैयार रहें। बात बिहार की जाए तो बिहार के कुछ इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ के अररिया के फारबिसगंज अमहारा इलाके में बाढ़ के कारण एक पुल ढह गया है। बात मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं दक्षिण के एक अन्य राज्य केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वीडियो अलुवा मलप्पुरम मंदिर से है, जहां मंदिर परिसर जलमग्न हो गया है। उधर असम के ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से मोरी गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बरकरार है। यहां भी लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने दिखाया आपको देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं, खासकर मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की तैनाती भी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बाढ़ की चुनौतियों से निपटने और तैयारियों पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है। बाढ़ और बारिश की चुनौतियों के बीच NDRF के IG नरेंद्र सिंह बुंदेला से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच NDRF की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इस वक्त हमारे साथ NDRF के IG मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। कई राज्यों में बाढ़ पानी खतरे के लेवल से ऊपर है, तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां की बाढ़ की स्थिति अभी ज़्यादा है और क्या क्या चुनौतियां हैं? तो इस सीज़न में जो हमारा डिप्लॉयमेंट मेनली रहा है बाढ़ के लिए, मणिपुर, असम, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब राज्यों में ज़्यादा रहा है और ये समय के हिसाब से, बारिश के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो फोरकास्टिंग एजेंसीज़ हैं, जैसे IMD और CWC, ये बाढ़ के बारे में हमको पहले से इत्तला करते हैं, राज्य सरकार को खबर जाती है और जहाँ पर लगता है कि बाढ़ ज़्यादा आएगा और लोकल रिसोर्सेज के साथ NDRF की भी ज़रूरत है, तो हमारी वहाँ टीम डिप्लॉय हो जाती है। जब बारिश का टाइम होता है, फ्लड आता है, हमको पता रहता है किस किस एरिया में आता है, तो इनके साथ बैठकर एक प्लानिंग की जाती है जिसमें NDRF की टीम की प्री पोजिशनिंग की जाती है ताकि बाढ़ आने से पहले हमारी कुछ टीमें पहले से वहाँ मौजूद रहे। इस बीच क्या चुनौतियाँ होती है, थोड़ा सा हम चुनौतियों के बारे में भी जानने की कोशिश करें। बाढ़ में जो मेन चुनौती है, क्योंकि बाढ़ का समय काफ़ी लंबा होता है, जो अगर सर्च भी करना है, किसी को बचाना भी है, इवैक्यूएशन करना, तो टाइम लगता है इसमें, क्योंकि बाढ़ के एरिया में बोट से जाना है आपको, फिर धीरे धीरे करके लाना है और ये ऑपरेशन बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इसमें हाई सैनिटेशन का इम्पोर्टेंस है। हमको हमारे रेस्क्यूअर्स को भी ख्याल रखना है ताकि हम भी बीमार ना हो, क्योंकि हम दूसरों को बचाने में काम कर रहे हैं, तो हमारी हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें मेंटेन करना। और ये थे हमारे साथ NDRF के IG, जिन्होंने बताया किस तरीके से बाढ़ की स्थिति के बीच NDRF अभी की अपनी भूमिका निभाने में तैनात है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। ही वाटर स्पोर्ट्स कनाइंग और कैनोइंग स्टार बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी के सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रतिष्ठित ओलंपिक खेलों में बिल्किस ज्यूरी की भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। श्रीनगर के डाउनटाउन के खानियार में रहने वाली बिल्किस मीर इससे पहले चीन में हुए पिछले एशियन गेम्स में भी ज्यूरी मेंबर बनी थी। इस महीने के 26 तारीख से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में जहां हमारे खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए मैदान पर उतरेंगे, तो वहीं भारत की वाटर स्पोर्ट्स, कायाकिंग और कैनोइंग स्टार बिल्किस मीर एक ज्यूरी सदस्य के रूप में पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये पहली बार है जब देश की कोई महिला ओलंपिक्स में ज्यूरी के रूप में हिस्सा लेगी। ओलंपिक्स के लिए ज्यूरी सदस्य के रूप में चुने जाने को बिल्किस मीर एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। ड्रीम कम ट्रू। पेरिस ओलंपिक्स जो होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त, उसमें मुझे जूरी मेंबर लिया है और मैं पहली लड़की हूँ कंट्री से जिसको इस पैनल में लिया गया है। और ये मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे यूटी के लिए और हमारे मुल्क के लिए फख्र की बात है कि उस प्रेस्टिजियस इवेंट के लिए मुझे इस पैनल में लिया गया। ये सफ़र पूरा आज 30 इयर्स के बाद जो एक पूरा हो गया, जो मैंने ख्वाब देखा था, अल्टीमेट हर एक एथलीट का ख्वाब होता है ओलंपिक्स पहुंचना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्वाब पूरा हो गया। श्रीनगर के डाउनटाउन के खानियार की रहने वाली बिल्किस मीर का डल झील से पेरिस ओलंपिक तक का सफर आसान नहीं था। जब उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स को एक करियर के रूप में चुना और डल झील में कैनोइंग और कयाकिंग करने उतरी, तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। बिल्किस मीर की ताकत बनी उनकी माँ, जिन्होंने उनका सपोर्ट किया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
1998 में मेरी प्लेइंग कैरियर की शुरुआत हुई डल झील से, जब स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं होता था और स्पोर्ट्स को दरबदरी की नजरिए से देखते थे और समाज में भी बहुत कुछ हमें सुनना पड़ता था। जब हम ट्रैक सूट डालते थे वो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी 90s में, बट हमने हार नहीं मानी क्योंकि मेरा लक्ष्य यही था कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने जैसे बोला कि 30 इयर्स आज कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने लगभग 12 साल अपने यूटी को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद मैंने कंट्री को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया और मैं 10 साल इंडिया टीम की चीफ कोच भी रही, जिसमें मेरे टीम क्वालिफाइंग राउंड तक पहुंचे, एशियन चैंपियनशिप में मेडल भी मिले। साल 1998 में डल झील से एक कैनोइस्ट के रूप में अपनी खेल करियर की शुरुआत करने वाली बिल्किस ओलंपिक्स में एक ज्यूरी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। कयाकिंग और कैनोइंग की वाटर स्पोर्ट्स चैंपियन बिल्किस पिछले साल चीन के ह्वांगझू में हुए एशियन गेम्स में भी ज्यूरी मेंबर में शामिल एकमात्र भारतीय महिला थीं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल की इस खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना है, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पारंपरिक हलवा समारोह मंगलवार को संपन्न हो गया। इसे बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का आखिरी चरण माना जाता है। इस रस्म में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। उन्होंने परंपरा के तौर पर हलवा बांटा। ये समारोह हर साल होने वाली रस्म है, जिसमें हलवा तैयार किया जाता है और बजट की तैयारी में शामिल रहे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों कर्मचारियों को परोसा जाता है। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई को सुबह 11 बजे दिल्ली के संसदीय सौध स्थित मुख्य समिति कक्ष में होगी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाली और सुख समृद्धि के प्रतीक पौराणिक लोक पर्व हरेला के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरेला पर्व पर 1 करोड़ से अधिक पौधों को सभी विभागों द्वारा लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी पटना से हुई है। इसमें एक की पहचान पंकज सिंह के रूप में की गई है, जबकि दूसरे की पहचान राजू के रूप में। सूत्रों के मुताबिक जिस ट्रक से पेपर जा रहा था, पंकज कुमार ने उससे ही पेपर चोरी किया था। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज आरोप पत्र दाखिल किया। इस दौरान विभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर 30 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि 30 जुलाई तक बढ़ा दी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के लिए आज नई बेंच का गठन किया। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं ओलंपिक पर। पेरिस में हो रहा है